जब हम वैश्विक व्यापार की बात करते हैं तो यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि व्यापार और कूटनीति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे को सशक्त करते हैं। व्यापारिक नीतियों, समझौतों और संबंधों के माध्यम से जहां कूटनीति को बल मिलता है, वहीं कूटनीति व्यापार को न केवल सुरक्षित बनाती है बल्कि उसे सुगमता भी प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने में कूटनीति की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि यह देशों के बीच संबंधों की स्थापना, विवाद समाधान और नीति निर्धारण में सहायक होती है। इस जटिल रिश्ते की ताज़ा मिसाल भारत और बांग्लादेश के बीच उभरते व्यापारिक तनावों में देखी जा सकती है, जो बदलते कूटनीतिक संतुलन की ओर इशारा करता है। लेकिन ज़रा सोचिए, एक ऐसा फैसला जो पहली नज़र में सिर्फ एक लॉजिस्टिकल सुविधा की वापसी लगे, वह अचानक से एक बड़े भू राजनीतिक मोड़ का संकेत कैसे बन जाता है? क्या भारत का यह कदम केवल बांग्लादेश को जवाब देने के लिए उठाया गया है, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीतिक योजना छिपी है? और सबसे अहम सवाल कि क्या यह फैसला केवल व्यापारिक गणनाओं तक सीमित है, या इससे दोनों देशों के रिश्तों की दिशा भी बदल सकती है? आइए इन्हीं अहम सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के जरिए। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस ले लिया है। यह वही सुविधा थी जिसके अंतर्गत बांग्लादेश भारत के रास्ते अपने माल को पश्चिम एशिया, यूरोप और अन्य देशों को भेज सकता था। हालांकि नेपाल और भूटान के लिए यह सुविधा जारी रहेगी, लेकिन बाकी सभी क्षेत्रों के लिए इसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इस निर्णय के पीछे भारत का आधिकारिक तर्क है कि ट्रांसशिपमेंट सुविधा के कारण उसके अपने माल के निर्यात में देरी हो रही थी, लागत बढ़ रही थी और बड़े कार्गो टर्मिनल्स पर भीड़ भाड़ बढ़ गई थी। विशेष रूप से दिल्ली एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में इस भीड़ का उल्लेख किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह व्यावहारिक कारणों पर आधारित है, न कि किसी राजनीतिक भावना पर। दरअसल भारत बांग्लादेश व्यापार तब चर्चा में आया जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान बांग्लादेश को महासागर का संरक्षक बताया और चीन से आग्रह किया कि वह बांग्लादेशी बंदरगाहों के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाए। उन्होंने कहा, भारत के 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनें एक भू आबद्ध क्षेत्र हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंच नहीं है। ऐसे में यह एक बड़ी संभावना को खोलता है और चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है। बांग्लादेश का यह झुकाव चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को नया आयाम दे सकता है, जिससे भारत की पूर्वोत्तर सुरक्षा और कनेक्टिविटी नीति पर गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए ही भारत ने इन बयानों को हल्के में नहीं लिया। भले ही सरकार की ओर से कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी गई हो, लेकिन इस ट्रांसशिपमेंट सुविधा की वापसी को उसी के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। यह संदेश स्पष्ट है, भारत अपने रणनीतिक हितों को हल्के में नहीं लेता। बांग्लादेश के वाणिज्य सलाहकार ने इस फैसले के बाद कहा कि इससे उनके देश को कोई खास नुकसान नहीं होगा। हालांकि वस्तुस्थिति यह है कि बांग्लादेश की ज़्यादातर निर्भरता भारतीय रास्तों और बंदरगाहों पर रही है। खासकर चटगांव और मोंगला जैसे बंदरगाहों से निकलने वाला माल भारत के रास्ते खाड़ी देशों और यूरोप तक पहुंचता रहा है। अब जब यह रास्ता बंद हो गया है तो लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ना तय है, जिससे बांग्लादेशी उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर पड़ सकता है। बांग्लादेश ने पिछले कुछ वर्षों में चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूती दी है। चीन न केवल वहां के बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है, बल्कि हथियारों की आपूर्ति से लेकर बंदरगाहों के निर्माण तक हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। भारत के लिए यह चिंता का विषय है, विशेष रूप से चटगांव पोर्ट और पायरा पोर्ट पर चीनी कंपनियों की मौजूदगी चीन को बंगाल की खाड़ी में एक रणनीतिक पायदान देती है। यदि बांग्लादेश भारत की नाराजगी के बाद चीन की ओर झुकेगा, तो इससे भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को झटका लग सकता है। भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक रूप से मिश्रित रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की भूमिकाओं को आज भी वहां की जनता सम्मान की दृष्टि से देखती है। लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद उभरे हैं, जिनमें नदी जल बंटवारा, सीमा विवाद, अवैध प्रवास और व्यापार असंतुलन प्रमुख हैं। हालांकि व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों ने अनेक समझौते किए हैं, लेकिन बांग्लादेश को यह शिकायत रही है कि भारत से अधिक आयात करने के बावजूद उसका निर्यात बहुत सीमित है।
वहीं भारत को यह चिंता रहती है कि बांग्लादेश का चीन के प्रति झुकाव उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा नीति पर असर डाल सकता है। भारत को चाहिए कि वह अपने निर्णय में पारदर्शिता बनाए रखे, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि फैसले केवल तात्कालिक नाराजगी का परिणाम न लगें। यदि यह कदम केवल लॉजिस्टिकल दिक्कतों से प्रेरित था तो उसे और स्पष्ट रूप से संवाद के माध्यम से सामने लाना चाहिए। जानकारों के अनुसार बांग्लादेश के साथ बातचीत के माध्यम से विश्वास बहाली जरूरी है। क्षेत्रीय सहयोग की भावनाओं को बनाए रखने के लिए ऐसे कदमों का असर केवल द्विपक्षीय नहीं होता, बल्कि समूचे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ता है। चीन जैसे बाहरी कारकों की भूमिका को सीमित करने के लिए भारत को अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर आर्थिक साझेदारी और भरोसे का वातावरण तैयार करना होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच का यह हालिया विवाद दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा फैसला भू राजनीतिक ताने बाने को प्रभावित कर सकता है। ये महज ट्रांसशिपमेंट सुविधा की वापसी नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि भारत अपने पड़ोसियों से सम्मान और समझदारी की अपेक्षा करता है। यह भी संकेत है कि चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत को अपनी नीति में अधिक रणनीतिक सोच लाने के लिए प्रेरित कर रही है। भविष्य की राह केवल कूटनीतिक संवाद, पारदर्शी व्यापार नीति और क्षेत्रीय एकजुटता से ही प्रशस्त होगी, क्योंकि यदि पड़ोसी देश एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं सहयोगी समझें, तभी स्थायित्व संभव होगा। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ब्रिटेन सरकार ने यूक्रेन को $450 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा की है, जो ब्रुसेल्स में 5 देशों की बैठक से पहले एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री जॉन हेली ने कहा कि यह सहायता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाने और यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से दी जा रही है। इस पैकेज में सैकड़ों हजारों ड्रोन, एंटी टैंक माइंस और यूके द्वारा पहले भेजे गए सैन्य वाहनों की मरम्मत शामिल है। कुल सहायता में $350 मिलियन ब्रिटेन देगा, जबकि शेष राशि नॉर्वे की भागीदारी से यूके नेतृत्व वाले इंटरनेशनल फंड फॉर यूक्रेन से आएगी। हिली ने कहा कि 2025 यूक्रेन के लिए निर्णायक वर्ष है और यह सहायता उसे मजबूत स्थिति में लाने के लिए दी जा रही है। बीते 10 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को नहीं रोका तो इजराइल उस पर सैन्य कार्रवाई की अगुवाई करेगा। ओमान में होने वाली अमेरिका ईरान वार्ता से पहले ट्रंप ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम सैन्य कार्रवाई करेंगे और इजराइल इसमें मुख्य भूमिका निभाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वार्ताएं सही दिशा में नहीं जा रही हैं और उनका अंदाजा है कि बात नहीं बन रही है। ट्रंप ने 2015 में हुए परमाणु समझौते को सबसे खराब डील बताया और 2018 में अमेरिका को उससे अलग कर लिया था। ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक बार फिर वैश्विक चिंता का कारण बनता दिख रहा है। म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना ने हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप के बावजूद इस वर्ष दिसंबर में आम चुनाव कराने की योजना दोहराई है। हालांकि देश में तबाही के दृश्य और राहत कार्यों की चुनौतियां सामने हैं। अधिकारियों का कहना है कि सबसे बड़ी बाधा प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि देश में बना राजनीतिक संकट है। सेना के मुताबिक बुनियादी ढांचे को बहाल करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है ताकि चुनाव समय पर कराए जा सकें, लेकिन जानकारों का मानना है कि देश के बड़े हिस्सों में असंतोष, सशस्त्र संघर्ष और नागरिक प्रशासन की कमी से हालात बेहद जटिल हैं। दिसंबर के चुनाव को लेकर संदेह बना हुआ है क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य शासन के विरोध में जारी आंदोलनों का असर चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। भारत बांग्लादेश व्यापार और रणनीतिक संबंधों पर चीन के बढ़ते प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में हालिया ट्रांसशिपमेंट फैसले का विश्लेषण कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।